हवा की दिशा सिद्धांत को अपने साथ उस आइलैंड पर आगे ले जा रही थी। उस आइलैंड पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि जैसे उस आवाज ने उससे झूठ बोला हो। सिद्धांत किसी रेगिस्तान में पानी की तलाश करते हुए आदमी की तरह नजर आ रहा था। उसके हाथ में अपनी तलवार थी, मगर उसे चलाने के लिए कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। रात से दिन होने वाला था, मगर उसे अभी तक कोई महल नजर नहीं आया। सिद्धांत के पैर इतने थक चुके थे कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अचानक से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। इस बार वो सच में पानी की तलाश में यहां वहां घूमने लगा। कुछ देर में उसे एक नहर की आवाज आई। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम उस नहर की तरफ बढ़ाए। उसके पास पहुंचते ही सिद्धांत पैरों पर बैठकर अपनी प्यास बुझाने लगा। अचानक से उसे पानी से कदमों की आवाज सुनाई दी। सिद्धांत ने तुरंत अपना मुंह साफ किया और हाथ में तलवार लेकर तैयार हो गया। अगले ही पल उसके सामने एक आदमी भागते हुए आया और उससे टकरा गया। सिद्धांत ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और उस आदमी पर वार करने ही वाला था कि तभी वो आदमी चक्कर खाकर सिद्धांत के पैरों पर गिर गया। सिद्धांत ने जब उस आदमी को सिद्ध किया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर कई घाव थे। इतना ही नहीं, उस आदमी के बदन पर जो कपड़े थे वो किसी डाली की तरह लटक रहे थे, क्योंकि वो इतना पतला जो था। आदमी के होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे और उनसे खून बह रहा था। जब सिद्धांत ने उसके पैरों की तरफ देखा तो पाया कि वो जंगल में नंगे पैर ही दौड़ रहा था। सिद्धांत समझ गया कि उसके सामने बेहोश पड़ा आदमी कोई खतरनाक इंसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत झुककर नहर से पानी हाथ में भरा और उस आदमी को पिला दिया। कुछ ही देर में वो आदमी होश में आने लगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो सिद्धांत को देखकर बहुत घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर तभी सिद्धांत ने उसे पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कौन हो तुम? इस तरह से डरकर क्यों भाग रहे हो? सिद्धांत ने उससे पूछा, मगर वो आदमी तुरंत यहां वहां देखने लगा। उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सिद्धांत को शांत रहने को कहा। अगले ही पल उसने सिद्धांत का हाथ कस के पकड़ा और उसे खींचते हुए कहीं ले जाने लगा। सिद्धांत चौंकते हुए बोला, अरे ये तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मगर वो आदमी रुका नहीं और कुछ ही देर में वो दोनों एक गुफा में जाकर बैठ गए। भागने के कारण उस आदमी की सांस फूल चुकी थी। वो अपनी सांस कंट्रोल करते हुए बोला, तुम कौन हो? इस जादुई जगह पर कैसे आ पहुंचे? पिछले 1 साल से कोई भी जीवित आदमी इस जगह पर नहीं आया है। उसकी बात सुनकर सिद्धांत की भौहें उसके माथे पर चढ़ गईं। मैं यहां पर बहकर आया, मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? इस तरह किससे भाग रहे थे? सिद्धांत ने अपना सवाल पूछा। वो आदमी सिद्धांत का जवाब देने ही वाला था, मगर तभी अचानक से सिद्धांत के कानों में गुफा के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो आदमी इतना सहम गया कि उसने तुरंत सिद्धांत की दूसरी तलवार उससे छुड़ा ली और वार करने के लिए तैयार हो गया। सिद्धांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी उसकी नजर गुफा में बने एक छेद से बाहर गई और वो दंग रह गया, क्योंकि बाहर छिपकली जैसे दिखने वाले छोटे कद के आदमी यहां वहां घूम रहे थे, जैसे मानो वो आदमी किसी को ढूंढ रहे हो। हर कुछ पल में उनकी जीभ बाहर आ रही थी, जिससे एक पदार्थ निकल रहा था। सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो पदार्थ जब एक पेड़ की पत्ती पर जाकर लगा तो वो पत्ती जलकर राख हो गई। सिद्धांत के मन में 1000 सवाल उठने लगे। वो उन सभी के जवाब पाने के लिए उस आदमी की तरफ मुड़ा, मगर उस आदमी ने डर भरी नजरों के साथ सिद्धांत की तरफ देखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो छिपकली जैसे दिखने वाले आदमी वहां से भाग गए। उनके जाते ही उस आदमी ने गहरी सांस ली और जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। सिद्धांत ने जमीन पर गिरी हुई अपनी तलवार को उठाया और बोला, ये सब क्या है? वो अजीब से दिखने वाले इंसान कौन है? उस आदमी की नजर गुफा के बाहर कहीं दूर देख रही थी। उसमें छुपे दर्द को सिद्धांत अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सिद्धांत की तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम हीरा है। मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग 1 साल पहले मेरे शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नाव में निकले थे, मगर न जाने कैसे हमारी नाव भटक गई और हम इस जगह पर आ पहुंचे। मगर यहां आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यहां से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा महल है,
जिसे देखकर हम सभी खुश हो गए थे और हमने सोचा था कि शायद हमें छत मिल जाए, मगर वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस महल में एक दानव रहता है। वो दानव इन सभी छिपकली जैसे दिखने वाले इंसान से काफी बड़ा है। उसने हमें कैद कर लिया था। हर महीने उसे 2 से 3 लोग खाने के लिए चाहिए होते हैं। हम 30 लोगों में से अब बस कुछ ही लोग बचे हैं। उसने मेरी पत्नी और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आज मैं न जाने कैसे उसके चंगुल से भाग निकला था। ये छिपकली जैसे दिखने वाले छोटे कद के इंसान उसके चमचे हैं। उनके मुंह से जहरीला पदार्थ निकलता है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने मालिक के लिए लोगों को मार देते हैं। इन्होंने मुझे भागते हुए देख लिया था और इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनते ही सिद्धांत का दिल दहल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में उसे ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी सिद्धांत के पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम मुझे एक ताकतवर योद्धा लगते हो। तुम मेरी और मेरे साथियों की मदद कर सकते हो। हमें यहां पर मरने के लिए मत छोड़कर जाओ। कृपया करके हमारी मदद करो। उसकी आवाज में जो दुख था उसे सुनकर सिद्धांत का दिल पिघल गया। वो जानता था कि शायद वो उस दानव से लड़ने में कामयाब ना हो, मगर अब जब वो यहां आ ही गया था तो उसे उन सभी की मदद करनी ही थी। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धांत ने अपना सर हां में हिलाया। हीरा नाम का वो आदमी खुशी से झूम उठा और बोला, पिछले 1 साल में शायद ही मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया हूं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारे जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात में वो आसानी से उस महल में जा पाएंगे। जैसे ही रात की चांदनी जमीन पर पड़ी, सिद्धांत और हीरा उस खंडहर महल की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए सिद्धांत के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कुछ ही देर में सिद्धांत की नजर एक खंडहर राजमहल पर पड़ी। वो राजमहल देखने में किसी महान राजा का निवास लग रहा था, मगर सालों से बिना मरम्मत के कारण वो एक खंडहर में तब्दील हो गया था। उसके हर एक कोने में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। इतना ही नहीं, बाहर दीवारों पर भी खून के निशान थे। साथ ही साथ उसकी दीवारों पर हर एक जगह जहर के निशान थे। सिद्धांत ने अपने सूखते हुए गले में थूक गटक कर गीला किया। उसके हाथ पसीज रहे थे, मगर वो जानता था कि अंदर जाने के बाद उसे कोई ना कोई महान शक्ति मिलने वाली थी। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे के पास पहुंचे, सिद्धांत की नजर बाहर पहरा दे रहे 2 छिपकली जैसे दिखने वाले आदमियों पर पड़ी। सिद्धांत उन पर वार करने ही वाला था, लेकिन तभी हीरा ने उसे इशारा करके राजमहल के पीछे की तरफ बुलवाया। हल्के कदमों के साथ सिद्धांत पीछे गया। हीरा ने दीवार से टिके हुए एक घास के ढेर को अलग किया। तभी वहां एक बड़ा सा छेद नजर आने लगा। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरा ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, यह मैंने अकेले ही बनाया है ताकि मैं यहां से भाग सकूं। मगर भागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ सकता। चलो धीरे से अंदर चलते हैं और मेरे साथियों को छुड़वाते हैं। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और हीरा के पीछे झुककर छेद से महल में अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से सिद्धांत का पैर किसी चीज पर पड़ा और तेज आवाज गूंज उठी। जब उसने उस चीज को हाथ में उठाया तो देखा कि वो तो इंसानी हड्डी थी। सिद्धांत ने अगले पल उसे जमीन पर फेंक दिया। तभी वहां पर दौड़ते हुए 2 छोटे कद के छिपकली जैसे दिखने वाले आदमी आ गए। आवाज होने की वजह से वो चौकन्ने हो गए थे। सिद्धांत और हीरा को बाहर खड़ा हुआ देख उन्होंने तुरंत अपनी जीभ खोली और उनकी तरफ जहरीला वार किया। हीरा ने सिद्धांत का हाथ पकड़कर उसे नीचे जमीन पर बिठा दिया। उनकी जीभ से निकला हुआ जहर दीवार पर जा लगा। उसके पत्थर भी जलकर अजीब सी महक देने लगे। सिद्धांत ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार हवा में घुमाई। अगले ही पल उसके और हीरा के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन गया। जब उन जानवरों ने दोबारा से उन पर अटैक किया तो उनके जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। ये देखते ही वो जानवर गुस्से से आग बबूला हो गए और सिद्धांत की तरफ भागते हुए आए। सिद्धांत ने अपनी एक तलवार हीरा को थमाई और दूसरी तलवार से उन जानवरों पर वार करना शुरू कर दिया। वो जानवर बहुत ही खतरनाक थे। वो दीवार पर भी चल सकते थे
दोनों तरफ से वो आगे बढ़े, मगर हीरा भी कोई कम ताकतवर नहीं था। जहां सिद्धांत एक तरफ एक जानवर से लड़ने लगा, वहीं दूसरी तरफ हीरा भी अपनी युद्ध कला दिखाते हुए दूसरे जानवर से लड़ने लगा। कुछ ही देर में उनके दुश्मन जमीन पर अपनी जान खोकर पड़े हुए थे। हीरा सिद्धांत को इशारा करते हुए आगे ले आया। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस महल के कारागृह में पहुंच गए। जैसे ही कदमों की आवाज आई, सभी जेल में बंधे हुए लोग डर से आवाज निकालने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगली बारी किसकी थी। मगर तभी उन्हें अपना साथी हीरा नजर आया। हीरा के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो सभी चौंक गए। सिद्धांत ने हीरा को इशारा करते हुए कुछ कारागृह को खोलने को कहा और बाकियों को खोलने में वो खुद लग गया। चंद मिनट में हीरा के सारे साथी कारागृह से बाहर निकल चुके थे। हीरा ने उन सभी को महल से भागने का इशारा किया। उन सभी ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और हीरा ने जो दीवार में छेद किया था, वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही लोग बाहर भाग पाए थे कि तभी अचानक से वो पूरा महल हिलने लगा। सिद्धांत को ऐसा लगा कि वो फिर से ट्रोल का सामना करने वाला था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस बार वो जिस दानव से भिड़ने वाला था, वो उस ट्रोल से भी खतरनाक था। वो राक्षस आ गया, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हीरा के साथी डर के कारण घबराने लगे। हीरा उन सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक से हवा में उड़ता हुआ कोई गिलगिला पदार्थ आया और उसने महल से बाहर निकलने का वो छेद बंद कर दिया। ये देखते ही वो सभी घबराकर चिल्लाने लगे। जब सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने 10 फीट से ऊंची एक बड़ी छिपकली खड़ी हुई थी। मगर वो छिपकली एक इंसान के रूप में थी। यही वो दानव है जिसने हमें 1 साल से यहां कैद कर रखा है, हीरा ने सिद्धांत को बताया। सिद्धांत अपने खुले हुए मुंह से उस दानव को देख रहा था। उसका सर बिल्कुल छिपकली जैसा था, मगर धड़ इंसान का था। उस बड़ी छिपकली ने अपना मुंह खोला और कमरे में मौजूद सभी इंसानों के ऊपर अपना जहर उगल दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी सिद्धांत ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और उस जहर से बचने के लिए एक कवच बना लिया। मगर इतने सारे लोगों को एक साथ बचा पाना आसान बात नहीं थी। सिद्धांत उस कवच को टूटने से रोक रहा था, मगर उसकी इतनी ताकत जा रही थी कि कुछ ही देर में उसकी नाक से खून बहने लगा। सिद्धांत ने हीरा को इशारा किया और उससे कहा कि वो उसकी दूसरी तलवार की मदद से बाहर निकलने के लिए छेद को खोलने लगे। जैसे ही उस विशाल काय दानव ने यह देखा, वो अपनी भारी कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। बाकी सभी हीरा की मदद करने लगे। वो दानव उनके बहुत करीब पहुंच ही गया था कि तभी अचानक से वो छेद खुल गया। एक एक करके वो सभी बाहर भागने लगे। तभी अचानक से वहां अनगिनत छोटी छिपकलियां आ गई। वो दीवार पर चढ़कर उन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगी। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन सभी को कैसे बचाएगा। क्या होगा आगे? सिद्धांत उन लोगों को बचा पाएगा? क्या वो इतने भयंकर दानव को मार गिरा देगा? क्या उसको और ताकत मिल जाएगी? क्या वो आर्यन को रोक पाएगा? क्या दुष्यंत गुफा में अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा? कौन से नए खतरे सिद्धांत का इंतजार कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए। उस महल का माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था। हीरा के सारे साथी अब बाहर निकल चुके थे और शायद वो बाहर खड़े पहरेदारों से लड़ रहे थे, मगर महल के अंदर का सीन कुछ और ही था। उस बड़े दानव ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और उसकी मदद से सिद्धांत के हाथ में ली हुई तलवार को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर बना हुआ रक्षा कवच गायब हो गया। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ हीरा को वहां पाया। एक पल के लिए उसने चैन की सांस ली, मगर अगले ही पल उसकी आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि कैसे 4-5 छोटी छिपकलियों ने हीरा को चारों तरफ से घेर लिया था। वो उसे बचाने के लिए आगे भागा, लेकिन उसके पीछे आ रहे बड़े दानव ने सिद्धांत को अपनी जीभ में लपेट लिया और उसे हवा में जोरों से हिलाने लगा। सिद्धांत का सर चकरा रहा था। उसके कान में हीरा की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हीरा, मेरी तलवार का इस्तेमाल करो!
उन्हें इस तरह तुम्हें हराने मत दो, सिद्धांत ने हवा में चिल्लाया। उसने देखा कि कैसे हीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिद्धांत की एक तलवार को हाथ में उठाया और उन छोटी छिपकलियों से लड़ने लगा। अब सिद्धांत की बारी थी, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस राक्षस ने सिद्धांत को अपने मुंह में भर लिया। सिद्धांत के पूरे शरीर पर जलन महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपनी कमर में बंधा हुआ चाकू निकाला। अगले ही पल उसने उस छिपकली राक्षस की जीभ काट दी। उस राक्षस ने दर्द के कारण अपना मुंह खोल लिया। सिद्धांत ने मौका पाकर नीचे छलांग लगा दी। उसने एक भी पल जाया नहीं किया, बल्कि उसने अपनी तलवार उठाई और हीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक ही पल में उसने तलवार घुमाकर दो छोटी छिपकलियों को मार दिया, मगर उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। उल्टा अब वो छोटा सा कमरा कम से कम 100 छोटी छिपकलियों से भर चुका था। मगर सिद्धांत को तभी समझ आया कि वो छोटी छिपकलियां उसे या हीरा को मारने नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक एक करके अपने मालिक पर चिपटने लगी। देखते ही देखते वो विशालकाय दानव और भी बड़ा हो गया। उसे देखते ही सिद्धांत को घिन आ रही थी। सिद्धांत ने हीरा को इशारा करके वहीं रुकने को कहा और भागता हुआ उस बड़े दानव के पीछे चला गया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार से वार करके उस दानव की पूंछ काट दी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो पूंछ पूरे कमरे में यहां वहां मचलने लगी। सिद्धांत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस दानव को कैसे खत्म करे। तभी अचानक से सिद्धांत की नजर उस छिपकली के गले पर पड़ी। उसकी गर्दन न जाने क्यों चमक रही थी। सिद्धांत तुरंत समझ गया कि उसकी जान उसकी गर्दन में बसी हुई है। सिद्धांत ने दीवार की मदद से हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार की नोक उस बड़ी छिपकली के गले में घोंप दी। कुछ ही पल में उससे चिपकी हुई बाकी सारी छोटी छिपकलियां नीचे जमीन पर गिर गईं। उन्होंने मचलते हुए अपना दम तोड़ दिया। यही नहीं, वो दानव भी जमीन पर गिर गया। सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो पाया कि हीरा बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। सिद्धांत तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे उठाने लगा, मगर हीरा बहुत बुरी तरह से थक चुका था। उसने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरे बाकी साथियों की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरी चिंता मत करो, मेरा समय आ गया है। इतना कहकर हीरा की आंखें बंद हो गईं। उसे मरते हुए देख सिद्धांत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने किसी दोस्त को मरता हुआ देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर मौजूद बाकी सारे लोग भी अंदर आ गए और हीरा की मौत का दुख मनाने लगे। तभी अचानक से सिद्धांत को पीछे से एक तेज रोशनी नजर आई। सिद्धांत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो राक्षस एकदम से एक आदमी में बदल गया था। वो आदमी सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने 50 साल पुराने श्राप से बाहर आ पाया हूं। इसके लिए तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। उसने अपने हाथ हवा में घुमाए और सिद्धांत को एक घड़ा दे दिया। सिद्धांत सिकुड़ी हुई भौं के साथ उस घड़े को देख रहा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। इस जल में बहुत ही ताकत है, इसे पीते ही तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। सिद्धांत ने उसके हाथ से वो घड़ा ले लिया। अगले ही पल वो आदमी वहां से गायब हो गया। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हीरा अपनी जान खो चुका था। उसने हीरा के साथी के साथ मिलकर उसे अलविदा किया। अपने हाथ में लिए हुए घड़े को लेकर सिद्धांत महल के पास बंधी हुई एक नाव पर बैठ गया। उसने बाकी सभी लोगों को अलविदा किया और अपने शहर के लिए वापस निकल गया। रास्ते में वो उस घड़े को देखता रहा। तभी उसे वो जादुई आवाज दोबारा सुनाई दी, चिंता मत करो, वो आदमी एक श्रापित था, मगर दिल का बुरा आदमी नहीं था। तुम इसे पी सकते हो। उस आवाज की बात पर विश्वास करते हुए सिद्धांत ने तुरंत उस घड़े का जल पी लिया। उसे पीते ही सिद्धांत वापस शीतलपुर के बाहर आ गया। सिद्धांत को अपने शरीर में बहुत ताकत महसूस हो रही थी।
उसे लग रहा था कि मानो वो एक पल में आर्यन को हरा देगा। वो तुरंत आर्यन की तलाश में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और राजकुमारी वंदिता का रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। जब आर्यन दूसरे शहर से वापस आया तो उसे मालूम चला कि राजकुमारी वंदिता किसी कारणवश बेहोश हो गई थी। वो जयंत के कहने पर राजकुमारी वंदिता से मिलने गया और जब राजकुमारी वंदिता ने उससे पूछा कि वो उस दिन किससे लड़ रहा था, तब आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए, मैं युद्ध कला के अभ्यास के लिए किसी और दिन आता हूं। मगर राजकुमारी वंदिता ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी कमजोर आवाज में बोली, मत जाइए, यहीं मेरे पास बैठिए। आपके यहां होने से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद आर्यन वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे अपना मकसद याद था, इसलिए अपने हाथ मुट्ठी में बांधते हुए वो राजकुमारी वंदिता के बाजू में बैठ गया और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरने लगा। वंदिता की नजर बिना झपके हुए आर्यन को देखे जा रही थी। जब आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो न जाने क्यों एक पल के लिए उसका दिल थम गया, मगर अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। सिद्धांत आर्यन की तलाश में टेंट की तरफ जा रहा था। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आर्यन का चाचा भूषण खड़ा हुआ था। भूषण सिद्धांत को आर्यन समझते हुए बोला, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम राजकुमारी वंदिता से मिलने गए थे, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। भूषण की बात सुनते ही सिद्धांत चिंतित हो गया। आखिर वंदिता को ऐसा क्या हुआ था कि वो बीमार थी? मगर तभी सिद्धांत को याद आया कि कैसे काले साफे वाले राक्षस से लड़ते समय अचानक से वंदिता उनके बीच में आ गई थी। शायद उसके बाद ही वो बीमार पड़ गई होगी। सिद्धांत ने अपने कदमों का रुख मोड़ लिया और राजमहल की तरफ जाने लगा, मगर भूषण उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कुछ दिन पहले जयंत ने भूषण को बताया था कि कैसे उसे शक था कि कोई बहरूपिया आर्यन का रूप लेकर शहर में घूम रहा है। भूषण के दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे भी वो आर्यन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि इतने दिन हो गए थे, फिर भी वो राजकुमारी वंदिता को अपने प्यार में गिराने में सफल नहीं हुआ था। वो जानता था कि आर्यन को मारना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर उसके पास इसका भी उपाय था। भूषण ने तुरंत सिद्धांत का हाथ थाम लिया और उसे रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर आज तुम उसके पास नहीं जा पाए तो कल चले जाना। चलो अब घर चलते हैं। उसने सिद्धांत को एक जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ दिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। सिद्धांत जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो भूषण को उसकी असलियत का पता चल जाएगा। वो रात में जाकर राजकुमारी वंदिता को देख आएगा। वो लोग जंगल से गुजरते हुए आर्यन के अड्डे की तरफ जाने लगे, मगर कुछ देर हो जाने के बाद भी वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। सिद्धांत बहुत थक चुका था। उसको देखते हुए भूषण बोला, क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें, हमारा घर कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाना लेकर आता हूं। इतना कहकर भूषण वहां से चला गया। सिद्धांत एक पेड़ से टिककर बैठ गया। पिछले कुछ दिनों में उसने इतनी लड़ाइयां लड़ ली थी कि अब वो बहुत थक चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अनहोनी को रोकने के लिए योजना बनाने लगा। उसका ख्याल अचानक से वेदिका की तरफ गया। उसे वेदिका की याद आ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वेदिका और विक्रम कहां थे और इस वक्त क्या कर रहे थे। यहां तक कि उसे दुष्यंत का भी कुछ भी अता पता नहीं था। सिद्धांत को रियलाइज हुआ कि उसे वर्तमान में चल रही सारी बातें जानने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने भूषण को वहां आते हुए देखा ही नहीं। भूषण उसके सामने आकर बैठ गया। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक घड़ा था, तो दूसरे हाथ में कुछ फल। पानी से भरा घड़ा देखकर सिद्धांत का गला सूख गया। उसने तुरंत उस घड़े को उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया।
वो इतना प्यासा था कि उसने भूषण की आंखों में आई चमक को देखा नहीं था। सिद्धांत ने जमीन पर पड़े हुए कुछ फल उठाए, मगर उन्हें खाने के बाद अचानक से उसे नींद आने लगी। वो एक बड़ी जमाई लेते हुए बोला, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, क्या हम थोड़ी देर में घर चलें? भूषण ने एक शैतानी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, अब तुम घर कभी नहीं जा पाओगे। सिद्धांत को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए वो बोला, आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि अभी घर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तुम कुछ देर आराम कर लो। भूषण भी उसके बाजू में बैठ गया। अगले ही पल सिद्धांत एक गहरी नींद में सो गया। भूषण उसे मरता हुआ देख बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धांत की जब नींद खुली तो उसका गला बहुत तेज सूख रहा था। उसने अपने पैरों पर खड़े होकर पानी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने यहां वहां भूषण को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो भूषण को भी नहीं देख पा रहा था। कुछ ही पल में सिद्धांत का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जब धुंधली नजर से अपने हाथों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके हाथ नीले पड़ रहे थे। सिद्धांत दौड़ता हुआ उस घड़े के पास पहुंचा जिससे उसने पानी पिया था। उसने एक घड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वो चौंक गया, क्योंकि उस घड़े के बाजू में एक गिलहरी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर वो अपनी जान खो चुकी थी। सिद्धांत को तुरंत समझ में आ गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। भूषण ने उसे पानी के साथ कोई जहर दे दिया था। भले ही उसके शरीर में बहुत ताकत थी, लेकिन वो अपने आप ही उसके शरीर में फैल रहे जहर को नहीं रोक सकता था। अगले ही पल उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत खुद को बचा पाएगा? क्या उसका सच जयंत और भूषण के सामने आ गया था? क्या वो वेदिका और विक्रम को दुष्यंत से बचा पाएगा? दुनिया पर आने वाले खतरे को क्या सिद्धांत रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत की आंखों के सामने धुंधलापन छाया हुआ था। उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, मगर उसका शरीर कुछ इस तरह स्थिर हो गया था जिसके कारण वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। अगले ही पल सिद्धांत की आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में सो गया। जब सिद्धांत की आंखें खुली तो वो एक पुराने से गांव में था। गांव के बच्चे यहां वहां खेल रहे थे। उन्हें देखते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। बचपन की मासूमियत आखिर होती ही अलग है। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ी। वो लड़के एक बॉल से खेल रहे थे। उनमें से छोटे लड़के का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। जब उस बच्चे की मां दौड़ते हुए उसे फुसलाने आई तो उसने देखा कि वो दूसरा बच्चा पहले बच्चे पर जोर से हंस रहा था और उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा था, तुम तो बिल्कुल फुद्दू निकले, इतनी सी बात पर कौन रोता है? तब पहले बच्चे की मां ने दूसरे बच्चे की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, जयंत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आर्यन तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते हो। जयंत और आर्यन का नाम सुनते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो समझ गया कि उसे अतीत का कोई फ्लैश नजर आ रहा है। उसने जैसे ही अपनी आंख झपकी, उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल गया। इस बार दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। वो अपने पिता के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे। जयंत ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था। वही आर्यन भी कुछ इसी हालत में था। सिद्धांत ने अपने पिताजी को जब देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे न जाने कहां से याद आया कि कैसे उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। मगर इस वक्त वो गुस्से भरी नजर से आर्यन और जयंत की तरफ देख रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों में से आखिर किसने लड़ाई शुरू की? मुझे इसी वक्त बता दो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को बहुत ही बुरी सजा दूंगा। आर्यन जयंत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वो अपने बड़े भाई से आंखों ही आंखों में कह रहा था कि वो सच कबूल लें।
लेकिन जब कुछ देर हो जाने के बाद भी जयंत कुछ नहीं बोला, तब आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने पिता के सामने सर झुकाते हुए बोला, पिताजी, गलती मेरी थी, लड़ाई मैंने शुरू की थी। आर्यन की बात सुनते ही उसके पिताजी और नाराज हो गए और आर्यन को एक जोर का तमाचा मार दिया। वो तमाचा इतना जोर का था कि एक पल के लिए सिद्धांत को भी उसकी ताकत अपने गाल पर महसूस हुई। उसके पिताजी वहां से गुस्सा होकर चले गए। आर्यन ने अपने आंसू पोंछते हुए जयंत की तरफ देखा और रोती हुई आवाज में बोला, भैया, पिताजी के कहने पर आपने सच क्यों नहीं बताया? वो लड़ाई आपने शुरू की थी। मगर जयंत की आंखों में जरा सा भी दुख नहीं था। उल्टा वो आर्यन की तरफ एक शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। सिद्धांत ने एक बार फिर अपनी पलक झपकी। इस बार जो नजारा उसके सामने आया वो जाना पहचाना था। वो पहले भी इस नजारे को देख चुका था। उसने देखा कि कैसे नौजवान आर्यन और जयंत एक दूसरे से मैदान में लड़ रहे थे। उस समय शायद आर्यन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जयंत उसे नफरत से भरी नजरों से देख रहा था। जयंत ने जानबूझकर आर्यन को अपना वार करने का मौका नहीं दिया था और उसे नहर की तरफ ले जा रहा था। सिद्धांत ने हाथ बढ़ाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आर्यन नहर में गिर चुका था। उस समय आर्यन ने शायद जयंत के चेहरे पर खुशी को नहीं देखा था, लेकिन अब जब सिद्धांत ये सब दूर से देख रहा था, वो जयंत की आंखों में उबल रही नफरत को साफ देख पा रहा था। उसने देखा कि कैसे जयंत पहले आर्यन को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत से और लोग थे, उनके कारण ना चाहते हुए भी उसे आर्यन को बचाना पड़ा था। सिद्धांत समझ गया था कि जयंत आर्यन से बचपन से ही नफरत करता था, लेकिन उसे अभी तक उस नफरत का पूरा राज मालूम नहीं चला था। जैसे ही यह ख्याल सिद्धांत के दिमाग में आया, अचानक से उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक बार फिर से चेंज हो गया। उसने देखा कि जयंत, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, कैसे छुपकर अपने माता पिता के कमरे में झांक रहा था। सिद्धांत को पता था कि आर्यन और जयंत की मां एक नहीं थी, लेकिन उनके पिता एक ही थे। सिद्धांत ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तब उसके कान में दो आवाज सुनाई दी। उसे अपने पिता की आवाज चिल्लाते हुए सुनाई दी, मगर सविता वो भी मेरी पत्नी है, मैं उसे अपने घर से नहीं निकाल सकता। आर्यन के पिता जोर से चिल्लाए, मगर मैं आपकी पहली पत्नी हूं। आखिर मैंने आपको ऐसा क्या नहीं दिया जिसे ढूंढते हुए आप उसके पास पहुंच गए? मैंने आपको कितना होनहार बेटा दिया है, फिर आप उस औरत के बेटे को इतना प्यार क्यों देते हैं? जयंत की मां जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। आर्यन भी मेरा बेटा है, और ये तेरा मेरा क्या होता है? आर्यन जितना तुम्हारा बेटा है, उतना ही जयंत पवित्रा का। आर्यन के पिता ने सविता को जवाब दिया। सिद्धांत ने देखा कि कैसे छोटा सा जयंत उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर दुख नजर आ रहा था, क्योंकि उसके माता पिता लड़ रहे थे। सिद्धांत जयंत के पास जाकर उसे कुछ समझाना चाहता था, मगर एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने का नजारा चेंज हो गया। उसे एकदम से इतने सारे सच पता चल रहे थे, जिनको याद रखना भी सिद्धांत के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस बार वो एक अंधेरे से भरे कमरे में खड़ा हुआ था। उसके आजू बाजू आग से जलती हुई मसाने लगी हुई थी। अचानक से सिद्धांत को किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों के सामने जयंत जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी मां का सर उसकी गोद में था। सविता का मुंह कुछ इस तरह से हिल रहा था जैसे कि वो जयंत से कुछ कह रही हो। सिद्धांत ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में धीमी आवाज गूंज उठी, बेटा, मेरी मौत का बदला जरूर लेना। उसे खुशी से भरी जिंदगी मत जीने देना। यह मेरी आखिरी तमन्ना है। इतना कहकर जयंत की मां ने दम तोड़ दिया। जयंत दर्द से कराह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, मां, मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आपको दुख पहुंचाने वाले किसी भी इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही सिद्धांत चौंक गया। उसे कभी भी इस सच के बारे में पता नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर जयंत, यहां तक कि दुष्यंत भी
उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे। वो कुछ और सोच पाता उसके पहले ही एक बार फिर उसके सामने का नजारा बदल गया। सिद्धांत एक गुफा में खड़ा हुआ था। वो गुफा अंदर से आग जलने के कारण रोशनी में थी। सिद्धांत के कान में कुछ मंत्र सुनाई दे रहे थे। जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी नजर हवन कुंड के सामने बैठे हुए भूषण की तरफ पड़ी। उसे इस अवतार में देखकर सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं, मगर भूषण अपने हवन में पूरी तरह से लीन था। अचानक से हवन कुंड में चल रही आग तेज हो गई। उसकी लपटें इतनी बड़ी थीं कि वो गुफा की छत को छू रही थी। पूजा में लीन भूषण ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अगले ही पल वो अग्नि जोरों से भभकने लगी। तभी सिद्धांत को उस अग्नि के अंदर एक काला साया नजर आया। उसके आते ही भूषण ने अपनी पूजा बंद कर दी और सर नीचे झुकाते हुए बोला, आखिर मेरी पूजा सफल हुई। मैं कब से आपका आवाहन करने की कोशिश कर रहा था। अग्नि में से एक भारी आवाज सिद्धांत के कानों में पड़ी, तुम काली विद्या के एक महान साधु हो। तुम मुझे बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ तुम क्या चाहते हो। उसकी बात सुनते ही भूषण अपनी जगह पर खड़ा हो गया और तुरंत बोला, मुझे इस दुनिया पर राज करना है। इसका उपाय बताइए। आखिर मैं कैसे इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। उसका सवाल सुनते ही वो काली शक्ति ठहाके मार के हंसने लगी और बोली, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहोगे, मगर तुम तो मोह माया के जाल में फंसे हुए हो। कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अगर तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करना है तो तुम्हें सबसे पहले शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठना होगा, मगर उसके लिए तुम्हें शीतलपुर की राजकुमारी वंदिता को हराना होगा। ये जान लो कि उसको हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उस आवाज ने कहा। उसकी बात सुनते ही भूषण के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सिद्धांत भी ये सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर उसका अचंभा साफ नजर आ रहा था। सिद्धांत सब कुछ समझ गया था कि आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से थी। सिद्धांत ने फिर से अपनी पलक झपकी और एक आखिरी बार उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। इस बार वो एक कमरे के बाहर खड़ा था। कमरे के अंदर दो परछाई नजर आ रही थी। सिद्धांत ने झांक कर देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि जयंत और भूषण थे। जयंत भूषण के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था। भूषण उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, किसने सोचा था कि तुम्हारी मां इस तरह से चली जाएंगी। ये सब उस आर्यन का कसूर है। ना ही उसकी मां तुम्हारी जिंदगी में आई होती और ना ही तुम्हें अपनी मां खोनी पड़ती। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने पिता के प्यार के लिए उस छोटे से बच्चे आर्यन के सामने लड़ना होगा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आर्यन को कब का मौत के घाट उतार चुका होता। जैसे ही भूषण की बात जयंत के कानों में पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पैर पटकते हुए बोला, मैं उस आर्यन से अपनी मां की मौत का बदला जरूर लूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सिद्धांत जयंत की आंखों में आर्यन के लिए नफरत देखकर एक पल के लिए सहम गया था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि आर्यन ने कभी भी जयंत को अपने बड़े भाई के अलावा कुछ नहीं माना। वो तो सौतेले शब्द से वाकिफ भी नहीं था। भूषण ने जयंत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरे पास आर्यन को सही सबक सिखाने का एक रास्ता है। क्या तुम मेरी उसमें मदद करोगे? जयंत ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। अब सिद्धांत को पूरा सच मालूम चल गया था। वो समझ गया था कि सिर्फ जयंत ही उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि भूषण और भी बड़ा दुश्मन था। जैसे ही सिद्धांत को इस बात का एहसास हुआ, वो एक सुरंग जैसी दिखने वाली जगह में फिसलने लगा। जब उसने अगली बार आंख खोली तो वो एक पेड़ के नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें अटक रही थी। उसे जल्द से जल्द अपने शरीर में फैल रहे जहर को काटने के लिए उसका तोड़ ढूंढना ही होगा।
वो आर्यन को उसके भाई और चाचा जी का सारा सच बताना चाहता था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत की जान बच पाएगी? सच जानने के बाद क्या सिद्धांत आर्यन को रोक पाएगा? क्या उसे वाकई में पूरा सच मालूम चल गया था? क्या दुष्यंत अपनी आर्मी बनाने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जिंदगी के खेल बड़े निराले हैं। जहां सिद्धांत अपने पुराने जन्म को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आया था, वहीं आज वो अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा था। सिद्धांत की आंखें बंद थी, मगर वो जानता था कि उसकी जान बचाने कोई और नहीं आने वाला है। उसे ही किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाना होगा। अब जब उसको सच पता चल गया था तो वो इस तरह से अपनी जान नहीं खो सकता था। वैसे भी उसे मालूम नहीं था कि अगर वो अतीत में आकर अपनी जान खो देता है तो वो वापस वर्तमान में कभी जा पाएगा या नहीं। सिद्धांत अतीत में आकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी वर्तमान जिंदगी को भूला नहीं था। वो अभी भी और काम करना चाहता था। वो वेदिका के साथ एक खुशहाली से भरी जिंदगी जीना चाहता था, मगर ये सब करने के लिए उसे इस वक्त अपनी जान बचानी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ भूषण बड़ी ही खुशी के साथ वापस अपने अड्डे पर लौट गया था। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि जो जहर उसने आर्यन को दिया है वो थोड़ी ही देर में उसकी जान ले लेगा। वैसे भी आर्यन उसके कोई काम का नहीं था। वो राजकुमारी वंदिता को अभी तक अपने प्यार में फंसा नहीं पाया था, इसलिए भूषण अब और देर इंतजार नहीं कर सकता था। वो खुद ही राजकुमारी वंदिता को अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर लेगा। यही सोचते हुए भूषण अपने अड्डे पर लगे हुए टेंट्स की तरफ आगे बढ़ा। वो जयंत को यह खुशखबरी बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अपने अड्डे पर पहुंचते ही उसने जयंत को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने जयंत को अपनी चाकू पैनी करते हुए पाया। वो एक बड़ी मुस्कान के साथ जयंत के सामने आकर खड़ा हो गया और सीना चौड़ा करते हुए बोला, मैंने तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल निकाल लिया है। आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? जयंत ने अपनी भारी आवाज में पूछा। भूषण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें उस आर्यन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अपना काम करने में सफल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उसकी असली जगह भेज दिया। यह सुनते ही जयंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया और भूषण की तरफ गुस्से से लाल आंखों के साथ देखने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, मगर आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं उसे मारना चाहता था, ये मेरी मां की आखिरी इच्छा थी। फिर आप इस तरह से कैसे मुझसे ये छीन सकते हैं? जयंत इतने गुस्से में था कि उसने आगे बढ़कर भूषण की कॉलर पकड़ ली। उसका ये बर्ताव देखकर भूषण भी गुस्से में आ गया और अपनी कॉलर उसके हाथ से छुड़वाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रहे हो जयंत? भूलो मत कि मैं तुम्हारा चाचा हूं। क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो? मैंने आर्यन को मारकर तुम्हारी ही मदद की है। अगर वो और ताकतवर बन जाता तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाते। उल्टा तुम मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। मगर जयंत उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने टेंट में जाने लगा, मगर तभी भूषण और जयंत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन दोनों की नजर एक साथ सामने से आ रहे आर्यन पर पड़ी। उसे देखकर भूषण की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गई। वो जयंत की तरफ देखते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी इसे जहर देकर आया हूं। तब भूषण को जयंत की बात याद आई। जयंत ने उसे बताया था कि कैसे आर्यन के जैसे दिखने वाला एक बहरूपिया शहर में घूम रहा है। आर्यन उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए आया और बोला, मैं आप दोनों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकुमारी वंदिता मुझसे प्यार करने लगी है। कुछ ही दिन में हम अपना मकसद पूरा कर पाएंगे। मगर जब आर्यन ने उनके चेहरे के रंग उड़े हुए देखे तो वो चिंता भरी आवाज में बोला, क्या हुआ आप दोनों को? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया? तब भूषण आगे आया और बोला, आर्यन, तुम अभी राजकुमारी वंदिता के राजमहल से वापस आ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ जंगल में नहीं थे? भूषण की बात सुनते ही आर्यन ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, आप भी ना चाचा जी, आपकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आर्यन ने कहा और अपने टेंट में चला गया। भूषण की आंखें अभी भी आश्चर्य से फटी हुई थी। जयंत उससे कुछ कहना चाहता था,
मगर तभी भूषण ने अपने कदम जंगल की तरफ मोड़े और भागता हुआ वहां से चला गया। अब जयंत को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने अपने एक साथी को पहले ही उस बहरूपिये को मार गिराने के लिए भेजा था, मगर शायद उसका भी साथी उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए वो बहरूपिया आज भूषण के साथ था। जयंत चाहता था कि वो बहरूपिया आज भूषण के दिए हुए जहर से मर ही जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका काम बहुत ही बिगड़ने वाला था। मगर ये बहरूपिया आया कहां से था और वो क्या करना चाहता था? इन्हीं ख्यालों के साथ जयंत अपने टेंट में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत का शरीर अब कांपने लगा था। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। सिद्धांत के होंठ कांपते हुए धीमी आवाज में बोले, मदद, कोई मेरी मदद करो। तब उसे अपने कानों में वो जादुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज बोली, देख लिया किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास करने का नतीजा। तुम जानते थे कि भूषण आर्यन के बारे में क्या सोचता है, फिर भी तुमने उसे इतनी ताकत दी कि वो अपनी चाल चल सके। अब तुम उसकी सजा भुगत रहे हो। सिद्धांत के होंठ सूख चुके थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए टूटी आवाज में बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों से सीख ले लूंगा, मगर इस वक्त जहर मेरे शरीर पर चढ़ते ही जा रहा है। मेरी मदद करो, मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूं? कुछ देर के लिए वो आवाज कुछ नहीं बोली। सिद्धांत ने अपनी धुंधली नजर से देखा तो पाया कि उसका शरीर कोहनी तक नीला पड़ गया था। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो गुहार लगाते हुए बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं, मगर मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। आप मेरी जान बचा सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। समय तो बस चाहता था कि सिद्धांत को अपनी गलती का एहसास हो। जैसे ही ये हुआ, समय बोला, मदद मांगने वालों को हमेशा मदद मिलती है। अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो यहां से कुछ दूर एक बड़ा ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी के मुख पर एक खास जड़ी बूटी उगती है। अगर तुमने उस जड़ी बूटी के कुछ पत्तों को तोड़कर खा लिया तो इस जहर का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत ने चैन की सांस ली, मगर अगले ही पल वो बोला, मगर मेरा शरीर तो जहर से आधा नीला पड़ चुका है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? ये तुम्हें ढूंढना होगा, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। इतना कहकर वो आवाज वहां से गायब हो गई। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़े होने की कोशिश की, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। गिरते पड़ते हुए सिद्धांत एक पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। जहर का असर उसके शरीर पर साफ नजर आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से उसको अपनी पलकों के पीछे राजकुमारी वंदिता का चेहरा नजर आया, मगर हर बार की तरह इस बार वो उसकी यादों में मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि वो रो रही थी। वो सिद्धांत की तरफ धोखे से भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में दिख रहा दर्द सिद्धांत के दिल में चुभ रहा था। अचानक से राजकुमारी वंदिता वेदिका में बदल गई। वेदिका सिद्धांत की तरफ उंगली उठाकर कुछ कह रही थी। सिद्धांत को उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मुझे लगा था कि तुम मेरी माफी के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे इंसाफ दिलाकर ही वापस लौटोगे। एक बार फिर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। जैसे ही सिद्धांत ने वेदिका की आंखों से एक आंसू नीचे जमीन पर गिरते हुए देखा, अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। सूरज की तेज रोशनी सिद्धांत के चेहरे पर पड़ रही थी। अगले ही पल सिद्धांत को अपने शरीर में बह रहे खून में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे अंदर से ही अपनी जान बचाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अगले ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसके शरीर में जहर कम होने लगा। सिद्धांत ये देखकर चौंक गया। शायद उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि वो उस जहर से लड़ रही थी।
सिद्धांत को लगा कि शायद उसे वो जड़ी बूटी लाने के लिए ज्वालामुखी तक नहीं जाना होगा, मगर अगले ही पल उसके शरीर में ताकत कम होने लगी। जहर का असर उसके ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वो सिद्धांत के सीने तक आ गया था। अगले ही पल सिद्धांत झुका और उसके मुंह से खून गिरने लगा। वो जोर से खांसने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। भले ही उसके शरीर में बह रही वो शक्ति उस जहर से लड़ रही थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और लड़खड़ाते हुए वो उस आवाज के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसे उस आवाज पर पूरा भरोसा था, क्योंकि पिछली बार भी जब उस आवाज ने उसे बताया था कि वो अगर उस महल में जाएगा तो उसे ताकत प्राप्त होगी, जो कि सच बात थी, तो ये बात भी सच होनी चाहिए थी। सिद्धांत तेज सांस भरते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ भूषण भागते हुए उस जगह पर आया जहां पर उसने आर्यन को जहर दिया था। वहां पहुंचते ही भूषण के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जहां पर उस आदमी को छोड़कर गया था, अब वो जगह पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। भूषण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि उसने जिस जहर का प्रयोग किया था वो 100% उस आदमी की जान ले चुका होगा, लेकिन फिर उसकी लाश कहां गई? भूषण के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने जाने अनजाने में उस बहरूपिये को यह यकीन दिला दिया था कि वो आर्यन को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर भूषण ने उस बहरूपिये को जल्द ही ढूंढकर खत्म नहीं किया तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसे विश्वास था कि वो बहरूपिया उसकी असलियत आर्यन के सामने ले आएगा। भूषण जानता था कि आर्यन उसे एक पिता का दर्जा देता था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि अगर आर्यन को इस बारे में पता चला तो वह भूषण के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देगा। फिर भले ही भूषण कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो आर्यन को हराने में सफल नहीं होगा। इन्हीं सभी ख्यालों से घिरे हुए भूषण ने अपने कदम आगे बढ़ाने चालू किए। वो तुरंत उस बहरूपिये को ढूंढने में लग गया। इस बार जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा, भूषण ने अपनी हाथ मुट्ठी में बांधते हुए कहा। वहीं सिद्धांत लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसे दूर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नजर नहीं आ रही थी। सिद्धांत की हिम्मत टूटती जा रही थी। अचानक से उसका पैर एक लकड़ी में फंसा और वो जमीन पर गिर गया। सिद्धांत का पैर जाकर एक पत्थर से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने आप को बचा पाएगा? क्या सिद्धांत वो जड़ी बूटी ढूंढ पाएगा? क्या होगा भूषण का अगला वार? क्या वो सिद्धांत की सच्चाई जान पाएगा? क्या सिद्धांत भूषण और जयंत को आर्यन को गलत रास्ते पर भेजने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जहां एक तरफ सिद्धांत अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेदिका और विक्रम का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। वेदिका के शरीर में भले ही ताकत वापस आ गई थी, मगर वो न जाने क्यों दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे। यही नहीं, उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। जिस बात से विक्रम और वेदिका अनजान थे वो ये थे कि हर रात डॉक्टर वीरेंद्र वेदिका का खून निकालकर उसे म्यूटेंट आर्मी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक सफलता मिलने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए हर रात जब वेदिका गहरी नींद में होती थी तो उसका खून लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुष्यंत की आर्मी की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन पहले जहां उनके पास एक भी म्यूटेंट नहीं था, वहां पर उनकी संख्या 10 में हो गई थी। क्योंकि म्यूटेंट्स को संभालना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इसलिए दुष्यंत उन्हें अपने एक और छिपे हुए अड्डे पर भेजता जा रहा था, जहां पर वो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रह रहे थे। वेदिका की आंख धीमे से खुली। उसने अपने बाजू में देखा तो पाया कि विक्रम रस्सी से बंधा हुआ था। उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार खाना मिल रहा था, जो कि उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके अलावा वो पूरे दिन इसी तरह बंधे रहते थे।
उस दिन भागने की कोशिश करने के बाद उन्होंने कई बार सोचा कि वो वहां से भागें, मगर हर बार किसी ना किसी वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वेदिका ने अपने पैर से विक्रम को हिलाते हुए उसे जगाया और उसे बोली, विक्रम, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। विक्रम ने अपनी आंखें खोलकर वेदिका की तरफ देखा। दर्द से उसका दिल दुख गया। वेदिका की हालत सच में बहुत ही खराब नजर आ रही थी। विक्रम ने अपने सामने रखे बोल की तरफ देखा, मगर उसमें पानी खत्म हो चुका था। तब विक्रम बोला, इसमें तो पानी नहीं है, मैं अभी चिल्लाकर इनसे पानी मांगता हूं। तभी वेदिका जोर से खांसने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया। विक्रम अर्जेंसी के साथ चिल्लाते हुए बोला, कोई हमें पानी दे दो, क्या कोई हमें सुनने वाला है? हमें पानी की जरूरत है। मगर किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद वेदिका की खांसी अपने आप शांत हो गई और वो सांसें भरते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। नहीं वेदिका, तुम ठीक नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मगर उस दिन के बाद तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हमें यहां से भागना होगा। वेदिका ने विक्रम की तरफ तेज नजरों से देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मगर मुझे कुछ दिन पहले अपने पिछले जन्म के कुछ फ्लैशेस दिखाई दिए थे। उसकी बात सुनकर विक्रम चौंक गया। वो तुरंत वेदिका की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें पता है कि सिद्धांत कहां गया है? तब वेदिका ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, मैं भी यही जानना चाहती थी कि आखिर वो कहां गया है। मैं जानती हूं कि दुष्यंत कौन है और पिछले जन्म में क्या हुआ था, मगर मेरी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है। उसकी आवाज में दर्द सुनते ही विक्रम तुरंत बोला, मुझे सिद्धांत ने बताया था कि क्या हुआ था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी गलती को सुधारने के लिए वो अतीत में गया है। ये सुनते ही वेदिका की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो आगे बोली, तभी वो गुफा इतनी पवित्र है। मैंने उस गुफा के बारे में अपने फ्लैश में कुछ और भी देखा था। मुझे मालूम चला है कि वो गुफा सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को चंद पलों के लिए खुलती है, जब चंद्रमा की रोशनी उसके दरवाजे पर पड़ती है। अब हमें गुफा के अंदर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वेदिका ने विक्रम को बताया। गुफा में जाने का रास्ता पता चलते ही विक्रम के चेहरे पर न जाने कितने दिनों बाद एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने दृढ़ता भरी आवाज से कहा, हम जल्द से जल्द यहां से भाग निकलेंगे। हम किसी भी हालत में इस दुष्यंत को उसके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। वेदिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया, मगर तभी उन्हें पीछे से तालियों की आवाज सुनाई दी। पीछे से दुष्यंत हंसते हुए उनके सामने आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसको देखते ही वेदिका और विक्रम के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। न जाने कितने दिनों से मैं उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं शिद्दत से ढूंढ रहा था वो मेरे पास ही था। तुम लोग यहां से कभी नहीं भाग पाओगे, मगर मैं सिद्धांत को ढूंढकर जरूर उसको मार डालूंगा। अब बस मुझे पूर्णमासी की रात का इंतजार है। दुष्यंत ने पानी का ग्लास नीचे जमीन पर फेंक दिया और वहां से हंसते हुए चला गया। डर के कारण विक्रम और वेदिका का चेहरा सफेद हो चुका था। वो समझ गए थे कि अब उन्हें दुष्यंत से पहले उस गुफा तक पहुंचना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें सिद्धांत को भी आगाह करना होगा। कुछ ही देर में रात हो गई। वेदिका और विक्रम वहां से भागने का प्लान बनाते बनाते सो गए, मगर चिंता के कारण आज वेदिका की नींद तेज नहीं लगी थी, जिसके कारण उसे अचानक से अपने हाथ में एक पिंचिंग सेंसेशन महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंख खोलकर देखा तो अपने सामने डॉक्टर वीरेंद्र को एक सिरिंज के साथ पाया। ये देखते ही वेदिका की आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा खून लेकर कहां जा रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही विक्रम भी जाग गया और उन दोनों को अचंभे के साथ देखने लगा। तब डॉक्टर वीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे खून से ही तो हम जो सोच नहीं सकते थे वो भी कर पा रहे हैं। चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए।
एक के बाद एक शॉक मिलने के कारण वेदिका की आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो बेहोश हो गई। विक्रम उसे संभालना चाहता था मगर वो सिर्फ उसका नाम पुकार पाया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत एक लकड़ी में फंसकर नीचे जमीन पर गिर गया था। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो जल्द से जल्द उस आवाज के बताए हुए ज्वालामुखी के पास पहुंचना चाहता था, मगर सिद्धांत की जिंदगी में इतनी आसानी भी नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तभी अचानक से उसे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सिद्धांत एक पल के लिए फ्रीज हो गया। जब उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि उसकी तरफ एक शेर बढ़ रहा था। वो शेर अपनी पैनी नजर से सिद्धांत को देख रहा था। एक पल के लिए सिद्धांत ने सोचा कि अगर वो मरने की एक्टिंग करेगा तो शायद वो शेर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका सामना किसी बिल्ली से नहीं बल्कि जंगल के राजा से हो रहा था। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद की। उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। आंखें बंद करते ही उसे वेदिका का चेहरा नजर आया। वेदिका जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। सिद्धांत को नहीं पता था कि यह वर्तमान की बात है या अतीत का एक पन्ना, मगर वेदिका की याद आते ही उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वो अपने मकसद को भूला नहीं था, लेकिन वेदिका के चेहरे ने उसके मकसद को और भी दृढ़ कर दिया था। सिद्धांत अगले ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कांपते हुए हाथ पैर ऊर्जा से भर गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अतीत में इसलिए आया था ताकि वो अपने अतीत के स्वरूप को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक सके। इसलिए जब भी उसे वेदिका या वंदिता की याद आती थी तभी उसके शरीर में ऊर्जा दोबारा से बहने लगती थी। उसका मकसद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिद्धांत ने तुरंत पेड़ से एक डाली तोड़ी। जब उसने हवा में हाथ उठाया तो देखा कि जहर का स्तर उसकी कलाई तक पहुंच गया था। जैसे ही उसका ध्यान भटका, सामने खड़े शेर ने तुरंत उसके ऊपर छलांग लगा दी। वो सिद्धांत के सीने पर चढ़ गया और अपने बड़े बड़े दांतों से उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करने लगा। उस शेर के भारी वजन के कारण सिद्धांत का संतुलन बिगड़ गया, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले ही पल उसने उस शेर को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया, मगर वो एक शेर था। वो अपने शिकार को खाए बिना दम नहीं लेने वाला था। वो दोबारा से दौड़ते हुए सिद्धांत पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। इस बार सिद्धांत ने हाथ में ली हुई लकड़ी से उस शेर के पैरों पर वार किया। दर्द के कारण वो शेर कर्रा उठा। सिद्धांत ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शेर अभी भी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। भागते भागते वो दोनों पर्वत की एक चोटी पर पहुंच गए। अचानक से सिद्धांत के कदम रुक गए, क्योंकि सामने दो पहाड़ों के बीच एक बड़ा गैप था। वो गैप इतना गहरा था कि अगर कोई धोखे से भी उस चोटी से नीचे गिर जाए तो अपनी जान खो दे। सिद्धांत का शरीर एक बार फिर कमजोरी के कारण झूमने लगा। वो जानता था कि उसके अंदर जो ऊर्जा उठ रही थी वो ज्यादा देर उसका साथ नहीं देगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वो शेर उसकी तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सिद्धांत ने नीचे झांक कर देखा तो उसका गला सूख गया। वो जानता था कि वहां से छलांग लगाकर वो गैप पार करना आसान बात नहीं होने वाली थी। अचानक से उसकी नजर चोटी के ऊपर बने हुए ज्वालामुखी पर पड़ी। सिद्धांत जानता था कि वो सही रास्ते पर था। उसने एक गहरी सांस ली। चाहे वो शेर उसके पीछे पड़ा होता या नहीं, उसे वो गैप पार करना ही होता। कुछ कदम पीछे लेते हुए सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और पैर को जमीन पर पटकते हुए हवा में छलांग लगा दी। हवा में उड़ते वक्त सिद्धांत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो बादलों से बात कर रहा हो। जितनी देर वो हवा में था उतनी देर के लिए उसने एक बार भी सांस नहीं ली थी। अगले ही पल उसके पैर जमीन पर पड़े। वो धड़ाम से नीचे गिरा। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि वो दूसरी चोटी पर आ चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शेर पिछली चोटी पर रुक गया था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि जैसे वो शेर भी उसे छलांग लगाते हुए देख आश्चर्यचकित था। मगर ये सब सोचने का समय अब सिद्धांत के पास नहीं बचा था। वो तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हुआ और सामने दिख रहे ज्वालामुखी की तरफ बढ़ गया। अपनी
अपनी ताकत को देखकर वो बहुत ही खुश था। उसने पिछले कुछ दिनों में ताकत पाने के लिए जो भी मेहनत की थी वो काम आ गई थी। कुछ ही देर में वो ज्वालामुखी के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही सिद्धांत ने यहां वहां देखना शुरू कर दिया। उसे तो मालूम भी नहीं था कि आखिर वो जड़ी बूटी कहां छुपी हुई है या वो कैसी दिखती है। ज्वालामुखी के पास की सारी जगह लावा के कारण जल गई थी। कुछ देर निकल जाने के बाद भी सिद्धांत को वो जड़ी बूटी नहीं मिली। जहर उसके शरीर पर बढ़ता ही जा रहा था। सिद्धांत के दिल की धड़कनें भी अब मध्यम हो रही थी। अचानक से उसकी नजर कुछ ही दूर लगे एक हरे पौधे पर गई। वो पौधा चमक रहा था। उसके अलावा दूर दूर तक कोई और पौधा सिद्धांत को नजर नहीं आया। उसने तुरंत अपने कदम बढ़ाए और वो पौधा लेने के लिए आगे बढ़ा, मगर कुछ कदम चलते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अचानक से वो जमीन पर गिर गया। वो कुछ सोच पाता या समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने उजाला छा गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपनी जान बचा पाएगा? क्या दुष्यंत भी अतीत में जाने में कामयाब होगा? क्या वेदिका और विक्रम दुष्यंत के चंगुल से छूट पाएंगे? क्या अतीत के पन्ने अपना इतिहास बदलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।